गुड इवनिंग। यस 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 यस, जो डेराइव किया था लास्ट लेक्चर में वो आपको लर्न करना है। जैसे सेंटर ऑफ मास का डेराइव किया था। गुड इवनिंग। जैसे सेंटर ऑफ मास का डेराइव किया था तो वो लर्न करना है ना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वैसे ही इसको भी लर्न करना है। कितने दिन के बाद है वो लेक्चर? क्लियर। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है। वही तो बोल रहा हूँ, कितने दिन के बाद। ओके। एक थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज अपना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन का जो एक पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर टॉर्क स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक बार ट्राई करो, आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग। ऐसा तो द डेंसिटी ऑफ, एक बार ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर ऑफ मास, ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड इसका डेंसिटी दे दिया है तो सॉलिड स्फीयर ही होगा। ऑफ मास m, रेडियस r, रेडियस r varies with, varies distance with distance r from its center, from its center as rho equals to rho naught into 1 plus r by r। मतलब पहले क्या होता था, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ा है ना। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे डेंसिटी वैरी कर रही है, तब बताना है वेयर rho naught is a positive constant, is a positive constant, constant। Calculate the moment of inertia, moment of, calculate the moment of inertia of this sphere about its diameter, about its diameter, about its diameter। इसकी डेंसिटी जो है ये कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी वैरी कर रही है। गुड इवनिंग। तो बेसिक इसको सॉल्व करने का क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते। आपको पता है कि यहाँ पे डेंसिटी वैरी कर रही है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, बेसिक से जाना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट क्या लेंगे, सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट जो लेंगे अपन, एक हॉलो स्फीयर लेंगे आर डिस्टेंस, डी आर विड्थ का एक हॉलो स्फीयर आएगा। आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक हॉलो स्फीयर आएगा। ये वाला रेडियस आर है और इसका जो थिकनेस है ये डी आर है। ये क्या है, हॉलो स्फीयर। तो इसका मास क्या होगा, डीएम।
तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इनटू डीवी। ये क्या है, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, हॉलो। तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी, रो नॉट इंटू 1 + r/r। डीवी कितना हो जाएगा, 4πr² तो ये हो जाएगा 4π ρ0 r² इंटू r³ इंटू dr। तो अपने को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंटल हॉलो स्फीयर का क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर कितना रहा है, 8πr²/15। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, हॉलो हॉलो स्फीयर, इसका कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डी आई कितना होगा, तो इसका कितना होता है 2/3 mr², 2/3 इंटू डीएम इंटू r²। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3, डीएम कितना है 4π ρ0 इंटू r² r³/r dr इंटू r²। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है, 8π/3 ρ0, r को मल्टीप्लाई कर दीजिए, r⁴ प्लस r⁵ इंटू dr, है ना। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको। 1 मिनट नोट करने दो, नोट करने दो, आगे सॉल्व करो ना, खुद से एक बार ट्राई करो ना। यहाँ तक आ गया है तो डी आई क्या हो जाएगा, 2/3 डीएम इंटू r², इस डीएम की वैल्यू पुट कर दो ना। क्वेश्चन नोट करने दीजिए। डन, अब इसको नोट कर लीजिए। यस, नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, d/2/3 डीएम इंटू r², ये भी तो नॉर्मल बताया है, डीएम क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी। तो पहले वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते, 2/5 mr², ये नहीं लगा पाएंगे, है ना। बताया कि सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है डायमीटर के अबाउट, बट ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों यूज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये यूनिफॉर्म नहीं है। वो सब फॉर्मूला किसके लिए था, यूनिफॉर्म के लिए था। तो अब बोलोगे कि सर इसके लिए कैसे आ गया 2/3 डीएम इंटू r², ये स्मॉल एलिमेंट लिया है ना, तो इस r के लिए तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, r के लिए, हाँ डेंसिटी वैरी कर रही है इसीलिए आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस r के लिए ये स्मॉल r, ये जो r लिया है तो इसने इतने थिकनेस में डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और इसकी वैल्यू ये रहेगी।
मतलब डेंसिटी की वैल्यू पुट करके सभी आ गया, है ना। तो अब इसको टोटल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, टोटल एम आई, है ना। तो आई की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो कितना आएगा 8 पाई रो नॉट बाई 3, और ये हो जाएगा r रेस टू 4 इंटू आर रेस टू 5 बाई आर इंटू डी आर, वेर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू आर। तो 8 पाई रो नॉट बाई 3, ये हो जाएगा r रेस टू 5 अपॉन 5, ये हो जाएगा r रेस टू 6 अपॉन 6 आर 0 टू आर। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 8 पाई रो नॉट बाई 3, ये हो जाएगा r रेस टू 5 बाई 5 प्लस r रेस टू 6 बाई 6 आर। तो एक r कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 8 पाई रो नॉट बाई 3, 8 पाई रो नॉट बाई 3, r रेस टू 5 कॉमन 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 6, हाँ कुछ वैसा ही आएगा। तो ये हो जाएगा 8 पाई रो नॉट बाई 3 r रेस टू 5, यहां से क्या आ रहा है, ये आएगा 36 प्लस 5, 88 बाय 90 पाई रो नॉट r रेस टू 5। तो यहां से कितना जाएगा 44 बाय 45 पाई रो नॉट r रेस टू 5। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, है ना। अब इसको लर्न नहीं करना है, ऐसा नहीं कि लर्न कर लिया, बस एक क्वेश्चन है सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया इसीलिए मैंने इसको। तो ये इसका आंसर आ गया 45 बाय, अब देखो ये आंसर आया है रो नोट के टर्म्स में, अगर मुझे एम के टर्म्स में लाना होगा तो हाउ यू कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ एम, क्योंकि एम गिवन है, ये एम गिवन है। ये सिर्फ कॉमन वाला लर्न करना है, जो आपको बताया है क्वेश्चन वाले को लर्न नहीं करना, ये सब हटा दो, है ना। ऐसा नहीं कि ये, अगर आपको m के टर्म्स में फाइंड करना है तो पहले आपको m फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m क्या हो जाएगा, रो dv, है ना। तो यहां से m की वैल्यू रो नॉट इंटू 1 प्लस आर बाय आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहां से आपको ये 0 टू r, यहां से आप फाइंड कर लेंगे m इन टर्म्स ऑफ रो नॉट एंड r। तो अब रो नॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। आई बात समझ में, तो आपको आंसर क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। तो कैसा भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आ जाए तो क्लिक हो जाना चाहिए आपको। ये वाला, ये आंसर आया है रो नोट के टर्म्स में, बट मुझे आंसर अगर चाहिए एम के टर्म्स में, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना यार। ये m होगा ना, m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो dm क्या होता है, रो dv, इसी को यहाँ पे लिख दिया। अब रो क्या था, रो नोट इंटू 1 प्लस आर बाय आर, dv कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। डन। लीस्ट देखो, जितना तुमको वहां पे ऐसा लिखा है ना, समझो वहां पे आपको जब भी एक स्टार करके ऐसा लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, जहां पे स्टार करके लिखा है ना, वो वाली चीज लर्न करो। वो लर्न करोगे तो बाकी सब फाइंड हो जाएगा। जैसे आप पता है अपने को कि ये रिंग है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट फाइंड कर सकते हो ना, इसके अबाउट फाइंड कर सकते हो ना, इसके अबाउट फाइंड कर सकते हो ना। ये यहाँ से एक पॉइंट जा रहा है परपेंडिकुलर है, फाइंड कर सकते हो। तो बस एक चीज लर्न होनी चाहिए, तो जो स्टार करके लिखाया है ना सब, उसको आप लर्न कर लीजिए। और उसको मैंने सर्कल में भी मतलब ये बॉक्स के अंदर लिखा होगा, तो आप उसको लर्न कर लीजिए। अब लिखेंगे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसका फाइंड करेंगे, तो ऐसा कैविटी प्रॉब्लम। तो देखो कैविटी कितना आया अभी तक, फर्स्ट आया कैविटी किसमें, सेंटर ऑफ मास में। सेकंड कैविटी कहां पे आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आगे आता रहेगा कैविटी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कैविटी, एक क्वेश्चन होता है नॉर्मली आईटी एडवांस में, एक क्वेश्चन कभी ना, एक टाइम पे तो
3 क्वेश्चंस आ गया था कैविटी से। बट होता है कि एक क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी होती है कैविटी प्रॉब्लम से। तो पहले कैसे सॉल्व करते थे, तो उसमें क्या करते थे अपन, पहले का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते थे, दूसरे का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते थे और उसके मास को माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स इसका क्या हो जाएगा, टैक्टिक्स। कैविटी का मतलब ये है ना कि जैसे ये मान लो ये ऐसा है, इसमें से कोई एक पोर्शन हटा दिया, ये कैविटी बना दिया, कैसा भी हो सकता है ये कैविटी बना दिया, इसको रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता तो कैसे फाइंड करते थे, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी विदाउट कैविटी। वैसे ही सेम, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, मतलब विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी, होल बॉडी अबाउट AOR, जो भी आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन गिवन है वो। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहां से फाइंड क्या किया, आई, यहां से क्या फाइंड किया, आई, या I1 बोल दीजिए, I1 फाइंड किया। सेकेंड, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, मतलब जो कैविटी बना है वहां पे जो पोर्शन था उसकी वजह से, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट AOR, इसको मैं बोल देता हूं I2। यहां से क्या फाइंड कर लिया, I2। तो थर्ड क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR। तो इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, I1 माइनस I, बात समझ में, इसको डायरेक्ट लिख देंगे I1 माइनस I। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ radius R and mass M has, हाँ कैसा भी होगा, कैविटी दिया होगा, किस शेप का होगा, तभी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर पाएंगे, वरना नहीं फाइंड कर पाएंगे ना। हैज अ राउंड, हैज अ राउंड डिस्क ऑफ रेडियस R/3, है ना, कट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन अबाउट an axis passing through, passing through O and perpendicular to the plane। ये ऐसा है, ये एक डिस्क है, ये पॉइंट O है, और इसी डिस्क का विदाउट कैविटी इसका मास M है और रेडियस R है। अभी यहां से क्या किया, मतलब इसका रेडियस R है, अभी यहां से क्या किया, एक कैविटी, ऐसा कैविटी बनाया, इस टाइप का कैविटी, इसका सेंटर यहाँ पे होगा और इसका रेडियस है R/3, R/3 है ये वाला पार्ट जो है ये है कैविटी। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, किस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट, इस पार्ट को रिमूव कर दिया। ये डिस्क कैसा था, यूनिफॉर्म, नोट कर लीजिए।
नोट करने दो इसको पहले, 1 मिनट। 11/24, आंसर तो ये नहीं है। 11 ms mr² 24, पर देख लेते हैं अपन, चेक कर लेंगे। फोर बाई नाइन mr², हाँ कुछ वैसा, एक शायद ऐसा ही, हाँ 4/9 mr², करेक्ट, यही आंसर दी, 4/9 mr²। नोट कर लिया इसको। एक नोट कर लीजिए आप पहले। हम्म, 4 mr²/9। तो सबसे पहले इस डिस्क का फाइंड करना पड़ेगा, इसके अबाउट, ओ के अबाउट, है ना। तो इसके अबाउट इसका कितना आ रहा है, सही है जिसका आंसर मास एम है, रेडियस आ रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, I1। डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा mr²/। अब देखिए ये कैविटी था और इसका सेंटर इसके अबाउट चाहिए अपने को, तो डायरेक्टली तो इसके अबाउट नहीं फाइंड कर पाएंगे, उसके लिए पहले आपको इसके अबाउट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे दो एक्सिस दिखेगा, पैरेलल एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो, ये वाली जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो, ये वाली एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस r/3 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 2r/3, 2r/, और इसका मास m है। तो अब ये जो मास इसका m है, m को आप क्या लिख सकते थे, डेंसिटी इनटू एरिया, यूनिफॉर्म है तो ऐसा हो जाता। इसका मास m क्या होगा, डेंसिटी इनटू एरिया, तो πr/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा πr²/9। तो ये सिग्मा πr² क्या है, m, तो इसका मास हो जाएगा m/9, m/9। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I2 ICM प्लस mr², m इंटू 2r/3 का स्क्वायर। ये समझ में आया क्या, इसके अबाउट फाइंड करना था, इसी को मैं डायरेक्ट I2 लिख रहा हूं। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दो एक्सिस है, दोनों पैरेलल है, और एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दोनों पैरेलल है और एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तब उस केस में यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, ये डिस्क ही है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, तो कैसे फाइंड करेंगे, I2 इक्वल्स टू ICM प्लस ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, है ना, अबाउट O, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा, तो ICM कितना होगा इसका, mr²/2 प्लस m इंटू 4r²/9। तो यहां से आ जाएगा mr²/18 प्लस 4mr²/9। हाँ फाइंड कर सकते हैं, कर सकते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18, ये आ जाएगा आपका mr² प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 8mr²। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 9/18 mr²। तो बेसिकली ये mr²/2 है,
m की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा mr² / 9 × 2, तो 18 हो जाएगा, ये आ जाएगा mr²/18। तो पहले इसका फाइंड कर लिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर ये जो रिमूव पोर्शन जो रिमूव किया है अपन ने, इसका फाइंड किया, किसके अबाउट, इसके अबाउट। तो पहले इसका फाइंड कर लो आईसीएम के अबाउट, है ना। तो आईसीएम के अबाउट इसका कितना आएगा आईसीएम, तो हो जाएगा mr/3² / 2, ये लिख दिया। फिर इसके अबाउट क्या हो जाएगा, दो पैरेलल एक्सिस लग गया, तो ये आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इतना पहले, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे mr²/2 और माइनस mr²/18। So from here you can get the value of moment of inertia of remaining portion about 2. नहीं समझो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसके डायरेक्टली इसके अबाउट नहीं करेंगे। किसके अबाउट चाहिए आपको, क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट ओ। तो इसका जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, तो इसका भी आप इसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे, इसका भी आप इसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे। तो पहले आप इसका इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड कर लीजिए, फिर इसके अबाउट फाइंड कीजिए, तब ये आंसर आएगा mr²/18। नहीं, आई बात समझ में। ऐसा नहीं कि इसका फाइंड कर लिया इसके अबाउट, और इसका पहले फाइंड कर लिया था, इसको इसी सेंटर ऑफ मास का फाइंड करके सबट्रैक्ट कर दिया, तब आंसर थोड़ी आएगा। सेम एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, सेम एक्सिस के अबाउट। क्लियर। डन। नोट कर लीजिए, कोई नहीं, नोट नोट कर लीजिए आप, यहीं से स्टार्ट है। तो मास भी फाइंड करना होता है, कभी मास गिवन होगा तो जो कैविटी वाला पोर्शन रिमूव किया है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ दैट पोर्शन। तो डेंसिटी से आप रिलेट करेंगे, डिस्क है तो सिग्मा सरफेस डेंसिटी, है ना। स्फीयर होता तो वॉल्यूम डेंसिटी।
डन। एम आर स्क्वायर बाई 29 तो नहीं आएगा, उतना ही आएगा, 4/9 एम आर स्क्वायर शायद। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, और 2 × 9 कैसे आया ये बोल। एम की वैल्यू क्या है? ये एम क्या है, ऐसे लिखो, हाफ इंटू ये एम क्या है, m/9 ना। ये एम क्या है, m/9। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू I1 - I2 mr²/2 माइनस mr²/18। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 18, ये आ जाएगा कितना, 9 mr² माइनस mr²। तो यहाँ से 8/18 mr², आंसर हो जाएगा 4/9, 4/9। तुमने क्या किया, तुमने वो उसका जो आंसर आ रहा था mr²/2 ऐसा जो लिखा ना, तो तुमको आया mr²/18, ठीक है। तुमने इस m को चेंज नहीं किया, इसको तुमने कैपिटल M ही लिया, तो तुमको डायरेक्ट mr²/18 दिख गया ये वाला, है ना। बट वो तो स्मॉल m होगा, वो तो स्मॉल m। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है, फाइन, सेम वैसा ही, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग portion about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane। passing through its center of mass। अभी जो सेंटर ऑफ मास किसका, रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है, उससे एक्सेस पास हो रहा है, उसके अबाउट आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको उसके अबाउट फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, पहले आपको वो फाइंड करना पड़ेगा, पहले आपको वो फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तब आपको होल बॉडी का उसके अबाउट फाइंड करेंगे, और जो रिमेनिंग पोर्शन उसका उसके अबाउट फाइंड करेंगे, आंसर आएगा। एक बार ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है।
देखो यहाँ से ये ऐसा है, ये कैविटी ऐसी है। ठीक है सॉल्व कीजिए। नहीं कुछ वैसा तो नहीं आ रहा है। देख लेते एक बार। तो अब देखो इस होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो ये होगा ना C1। इसी को मैं 0 0 मान लूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, r/3 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 2r/3 है, और ये 0 15/mr। ठीक है, एक बार चेक कर लेते देख लेते हैं। तो यहाँ से C1 है, इसका मोमेंट ऑफ ये कोऑर्डिनेट 0 0 है। दूसरा C2 है, इसका है 2r/3 0। इसका मास जो है वो m है, और इसका मास m है, तो -m लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू -m/9। तो पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। तो xcm कितना होगा, तो ये m इंटू 0 -m/9 इंटू 2r/3 प्लस अपॉन m-m/9। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है -2mr/18 27 अपॉन यहाँ से क्या आएगा 8m/9 8m/9। तो 9 से 3 टाइम्स में जाएगा, और ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो 3 और 4 12। तो ये आ जाएगा आपका -r/12। -r/12 की मीनिंग क्या है, सेंटर ऑफ मास इसका कहीं इस साइड लाई करेगा। वाई कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का भी वाई कोऑर्डिनेट ये 0 आ जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ये अभी रिमेनिंग पोर्शन का जो है सेंटर ऑफ मास, इतना नोट कर लीजिए पहले। डन। तो अभी इस पूरे बॉडी का मुझे किसके बोर्ड चाहिए, कुछ ज्यादा ये तो कुछ बन गया। इसका मुझे इसके बोर्ड चाहिए, इसी पॉइंट के बोर्ड चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बोर्ड, इसी को अपन बोल रहे थे 1, और ये वाला डिस्टेंस है r/12, है ना। तो ये तो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे बॉडी का, होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो ये है, रिमेनिंग बॉडी का ये। मुझे इसके बोर्ड चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके बोर्ड अपने को पहले से पता है, तो I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये एक्सिस ऐसा और ये वाला ऐसा, दोनों पैरेलल है ना। ये ऐसा है, दोनों पैरेलल एक्सिस। तो ICM प्लस इसका मास m है, और ये वाला डिस्टेंस r/12 का स्क्वायर हो जाएगा। ICM कितना होगा, mr²/2 प्लस mr²/144। तो यहाँ से आएगा 144, ये आ जाएगा 72 mr² प्लस mr²। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 73 mr²/144, इतना है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इसी को 2 बोल रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस r/12 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो r/12 प्लस यहाँ से इसका डिस्टेंस 2r/3 है ना, 2r/3। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है आपको, तो 12 आ जाएगा, और ये r प्लस 8r, r प्लस 8r 4 8, हाँ 9/12, तो 3/4r हो। सही आया क्या,
3r/4। तो ये इतना आ गया। अब इसका इसके वोट अपने को पता है, तो इसका मास m है, रेडियस r/3 है, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से ICM प्लस इसका ICM ये प्लस m इंटू 3/4r²। तो ICM कितना हो जाएगा, mr²/2 प्लस ये कितना 9mr²/16। तो यहां से आ जाएगा mr²/18 प्लस 9mr²/16। ये तो कितना आएगा इसका LCM, 144 है ना। तो 18 से कितने टाइम्स में, 8, और इससे 9 टाइम्स में है ना, तो 81mr²। तो यहां से क्या आ रहा है, 90/144mr²। 9 से 10 टाइम्स में जाएगा, 9 से 16 टाइम्स में जाएगा, और ये 5/8mr², या 18 से ही 5 और 18 से 8। तो ये 5/8, ये हो जाएगा m/9r²। हाँ, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आई, 5mr²/70, 5mr²/72। नोट कर लीजिए। विच, ओ यस यस यस, 8 है, करेक्ट 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 करेक्ट, 90 नहीं होगा, 89 है ना, 89/144mr², करेक्ट, 89/144। तो इसको फिर से 89/144, और ये हो जाएगा m/9 है ना, m/9 भी आएगा r²। थोड़ा दिखने में ये लग रहा है, ठीक है, लिख लो इतना। बस, हाँ, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यहाँ के बाद मैं इस साइड लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन about its COM and perpendicular to the plane। ये कितना आ रहा है, I इक्वल I1 माइनस I2। तो यहाँ से आएगा 73/144mr² माइनस 89/144 इंटू 9mr²। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। mr²/144 कॉमन ले लो, 73 माइनस 89/9 आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, जो आंसर आना है आता है। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टोरी। वो तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर। अरे इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना यार, एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है आंसर।
डन। ठीक है, नोट कर लो। कितना आया? 71/162 हमारा। ठीक है, हो सकता है वही आंसर होगा। ठीक है, हम देखो सेंटर ऑफ, ऐसे ही लिख लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि mg कहाँ पे एक्ट करता है? mg जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। cg ये सेंटर ऑफ मास होता है, तो cg क्या होता है? बस फॉर्मूला थोड़ा सा जान लेना, कहीं यूज होता नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन का पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो चुका है, उसका आगे यूज होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली थोड़ा सा समझ लेना है, वो क्यों बता रहा हूँ। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप ऐसे लिखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे आर सी जी बोल देता हूं मैं। तो ये होता है W1, वेट आता है यहाँ, W1 R1 प्लस W2 R2 प्लस W3 R3। जैसे M1 R1 होता है ना, वैसे ही WN RN बाय W1 प्लस W2 प्लस WN। W क्या है? वेट है। अब देखो यहां से इफ, या इसको क्या लिखोगे? M1 G1 R1 प्लस M2 G2 R2 MN GN RN बाय, ये क्या हो जाएगा? M1 G1 प्लस M2 G2 प्लस MN GN। अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पे कांस्टेंट मान लिया, इफ G1 इक्वल्स टू G2 इक्वल्स टू G3 इक्वल्स टू GN इक्वल्स टू G, सबको सेम मान लिया, देन R सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आ जाएगा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस MN RN, और यहाँ पे G बाहर आ जाएगा, यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस MN, G बाहर आ जाएगा, G से G कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से RCG क्या हो जाएगा? ये क्या है? RCM। मतलब जब G की वैल्यू सेम होगी तो R सेंटर ऑफ ग्रेविटी RCM के इक्वल हो जाएगा। R सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू R सेंटर ऑफ मास। तो जब भी अब रॉड होगा या कुछ भी होगा, तो देखो जब भी कोई रॉड है, जैसे ये रॉड है, तो अब पता है ना ये G कहाँ पे वैरी करता है? G वैरीज विद हाइट, है ना? हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, वहां से वैरी करता है, वो सब आगे देखेंगे अपन। बट अपने केस में क्या होगा? हमेशा जी कांस्टेंट रहेगा, अभी तक रोटेशन तक तो वही रहना है अभी तक। जहां पे वैरी करेगा वहां पे देख लेंगे। तो जैसे ये रॉड है, तो रॉड तो जहां पे भी रहेगा, रॉड ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, इसका लेंथ तो 5000 किलोमीटर तो नहीं होने वाला है ना। 10 किलोमीटर रॉड तो नहीं होगा ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इतना ही रॉड रहेगा। तो उसमें जी को आप कांस्टेंट मान सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे, 100 मीटर जा रहा था, 200, जी कांस्टेंट होता था, वैसे ही इसके लिए कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे हो, तो mg कहाँ पे एक्ट करेगा? यहीं पे एक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ये रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे रहेगा।
तो mg कहाँ पे एक्ट करेगा, यहीं पे। मतलब जो जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वहीं पे आपको mg को लगा देना है, क्योंकि mg जो है एक्ट कहाँ पे करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। बात आ रही है समझ में? तो पहले से भी तो यही कर रहे हैं ना यार, सेंटर ऑफ मास पे mg लगा रहे हैं। नोट कर लो इसको। ये पार्ट रोटेशन का है नहीं, बट वो बता देता हूँ कि mg कहाँ पे एक्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। नोट कर लीजिए फिर भी। स्टार्टिंग पार्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2। इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, मास की जगह पे जैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे मास आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे वेट आएगा, w। और w की वैल्यू होती है ना mg, ये वाला। तो सेंटर ऑफ मास में मास आता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट आएगा। तो आर सी जी क्या आ जाएगा, w1r1 प्लस w2r2 प्लस w3r3 ऐसे। नोट कर लीजिए इसको। यस, यस। नहीं, एक ही होगा, एक एक ही सेंटर ऑफ मास होता है तो एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा ना। एक से ज्यादा कैसे हो सकता है, पॉसिबल है क्या? वो आएगा, वो आपको आगे बताया जाएगा जब एक चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, वहां पे आपको बताया जाएगा कि कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वैरी कर रहा है, अभी नहीं। ठीक है, वहां पे ये सब चीज एक्सप्लेन की जाएगी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसे वैरी कर रहा है। हाँ, ये सब आएगा, एल्टीट्यूड, डेप्थ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सब आएगा। डन। अब रोटेशन का सेकेंड पार्ट जो है ये टॉर्क वाला पार्ट है, टॉर्क स्टार्ट करेंगे, टॉर्क। यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास, अपने लिए यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास। टॉर्क, इसको टाउ से डिनोट करेंगे, TAU, टाउ। ये ऐसा है, टी बना दो थोड़ा सा ऐसा।
तो टॉर्क होता क्या है बेसिकली, ये टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। तो लिखेंगे टॉर्क रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स, कैपेबिलिटी ऑफ, capacity of force to produce change in the change in the rotational motion of, in the state of rotational motion, in the state of rotational motion of rigid body, rotational motion of rigid bodies। एक पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पे भी लग सकता है टॉर्क, है ना। अब देख लेते हैं टॉर्क ऐसे हैश टाइप, यहाँ पे स्टार ऐसे लगा। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट अभी फाइंड कर, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। अभी किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो सकता है वो समझ। मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, एफ। हाँ सब आएगा, सब आएगा, एक्सिस भी आएगा, पॉइंट भी आएगा, सब आना है। ये फोर्स एफ लग रहा है और मुझे सपोज इसके अबाउट, ओ के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, इस फोर्स का टॉर्क। टॉर्क को कहीं पे ये भी लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, लिख लेना शायद साइड में, मोमेंट ऑफ फोर्स। मुझे इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क चाहिए, तो आपको क्या बताया था कि पहले आपको एक वेक्टर बनाना पड़ेगा आर। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो ये आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ क्या आएगा, आर क्रॉस एफ। तो पहले आर देखेंगे, ये ऑलरेडी टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ कहां पे बताया था, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, इसके अबाउट फाइंड करना। अब इसका डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कैसे आएगा, राइट हैंड थंब रूल बताया हुआ है। put the put the fingers of right hand along the direction of first vector and curl them towards second vector through angle between vector। तो पहले आपको एंगल बनाना पड़ेगा, ऐसा शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा, ये मतलब इस बॉडी को, इसके बोर्ड अगर आप देखोगे तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का जो मोमेंट होगा इसके अबाउट, तो ये फोर्स का जो मोमेंट आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। अब ये वाली जो चीज है, अगर मान लेता हूं मैं इसको थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो टाउ नॉट क्या लिखोगे, आर एफ, इसके बीच का एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो आर एफ साइन थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड। हाँ इनवर्ड से, डायरेक्शन इनवर्ड्स, मतलब ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इनवर्ड्स, रोटेट किस डायरेक्शन में कराएगा, क्लॉकवाइज। बट ऐसे करेंगे तो ये इनवर्ड्स आएगा। तो ये टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, आर एफ साइन थीटा। अब देखो यहाँ से बार बार ये आर क्रॉस एफ नहीं करना है, समझ में आना चाहिए कि ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर साइन थीटा इंटू एफ लिख सकते हैं ना। तो आर साइन थीटा एग्जैक्टली है क्या, ये यहाँ पे, अब ये एफ, ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाली वैल्यू,
ये वाली वैल्यू है r sin थीटा। तो क्या करना है आपको, जैसे सपोज इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना, किस पॉइंट के अबाउट, आपको इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है और f यहाँ पे, तो f को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट करके यहाँ पे लाइए, तो ये वाला डिस्टेंस इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क क्या होगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। हमेशा एफ को आर के परपेंडिकुलर बना दीजिए, कैसा भी फोर्स लग रहा है, क्या करना है, आर को एफ के परपेंडिकुलर बना देना है। तो टॉर्क डायरेक्टली क्या लिखेंगे आप, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आई बात समझ में कुछ, नोट कर लीजिए इसको। हाँ कर सकते, बट ज्यादा बेटर होता है आप हमेशा आर को चेंज कर दीजिए, फोर्स को क्यों चेंज करना है ना, आर का कंपोनेंट फाइंड कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर। कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं कि एफ का कंपोनेंट फाइंड कर लिया और आर के परपेंडिकुलर बना दिया, आंसर वही है। डन। तो ये इसका यूनिट क्या होगा, तो आर इंटू एफ है, तो मतलब मीटर न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। जूल नहीं बोलेंगे, न्यूटन मीटर, जूल के यूनिट के, मतलब जूल का भी यूनिट वही होता है, बट इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर। डन। यस, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी,
एसआई यूनिट नोट नहीं किया क्या? नोट कर लो यार। तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या आ रहा है? ये आएगा न्यूटन मीटर। कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, एक्सियल वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। क्योंकि इसका रोटेशनल इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? रोटेशनल। ये रोटेट करा रहा है, इसलिए ये एक्सियल वेक्टर। अब यहां से ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए ये एक रॉड है, ये ऐसा रॉड। इसका मास जो है, ये इसका मास जो है मान लीजिए 5 kg, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, 37 डिग्री मान लीजिए। थोड़ा कैलकुलेशन इजी दिखेगा फिर। 37 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का फोर्स है। और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और इसका जो लेंथ है ये मान लीजिए 10 मीटर है। ये कितना है? 10 मीटर है। तो ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट के अबाउट बताना है टॉर्क। इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे जो ए पॉइंट है ये हिंज्ड है। ये ऐसा रोटेट करेगा, कैसा रोटेट करेगा उससे टॉर्क से समझ में आएगा। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क, टॉर्क बता। एक मिनट। कितना रहा? 60 न्यूटन है। ये ऐसा है, 37 डिग्री है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो mg जो आएगा 50 न्यूटन यहाँ पे आएगा। तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे तो इसके लिए r परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, तो 5 cos 37। तो ये आ जाएगा 5 × 4/5, तो ये 4 आ जाएगा। और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन का, तो इसको जब थोड़ा शिफ्ट करोगे, शिफ्ट करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, तो ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो उस परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए ये परपेंडिकुलर बना लीजिए। तो ये 10 है, तो ये आ जाएगा 10 sin 37। तो 10 × 3/5, तो ये 6 हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो 10 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 6 मीटर। ये भी 6 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो अब देखो, टॉर्क इसका फाइंड करो और इसका फाइंड। तो इसका जो टॉर्क आ रहा है, इसका जो टॉर्क आ रहा है ए के अबाउट, टॉर्क अबाउट ए, इसका जो टॉर्क आएगा ये 4 × 50। तो 4 इस साइड है, 4 कैसा आएगा? 4 ये है, और 50 ऐसा है। थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर आएगा r×f। किस डायरेक्शन में आ रहा है? इनवर्ड्स, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेंगे, तो 50 × 4 हो जाएगा। और ये देखिए, ये 10 न्यूटन है, इसी को शिफ्ट किया है। 10 न्यूटन और ये 6 है, तो ये इसको इस साइड रोटेट करा रहा। आर को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। ये ऐसा है, ये ए है,
यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है और ये 6 है। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, आर आपका ये है, तो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -6 × 10, तो 200 -60, आपका आंसर कितना आएगा? 140 न्यूटन पर न्यूटन मीटर, 140 न्यूटन मीटर। ये रॉड है, इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? एक यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कांटेक्ट में यहाँ पे अगर फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा तो ऐसा एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल भी एक्ट कर रहा होगा तो ऐसा एक्ट कर रहा होगा। तो ये नॉर्मल इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क इसका आएगा और इसका आएगा, तो ये परपेंडिकुलर बना दीजिए, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा बनेगा 50। तो इस पे, इस फोर्स पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यहां से ये वाला डिस्टेंस 5 है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट 5 cos 37 हो जाएगा, तो 4 मीटर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये टोटल डिस्टेंस 10 है, तो 10 sin 37 6 हो जाएगा। तो अब इसका जब टॉर्क फाइंड करेंगे आप इस पॉइंट के अबाउट, तो ये वाला डिस्टेंस r होगा और ये वाला डिस्टेंस f होगा। तो थोड़ा सा आपको ये एंगल नहीं है, शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करोगे तब ये एंगल बनेगा। तो r ये है, f ये है, तो r क्रॉस f किस डायरेक्शन में आ रहा है? क्लॉकवाइज। अब दूसरा देख लेते हैं, ये यहाँ पे 10 न्यूटन है और ये 6 है, ये ऐसा है, इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करोगे ये ऐसा आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आया है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये नेगेटिव ले लिया, तो 50 × 4 माइनस दिस 140 न्यूटन। डायरेक्शन देखना है, तो ये यहां से क्या आ रहा है? इनवर्ड्स, तो आप लिख दीजिए इनवर्ड्स या क्लॉकवाइज लिख दीजिए। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का अगर ऐसा दिखे, ऐसे ही एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, समझ में आना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर का। डायरेक्शन तो खुद पे, डायरेक्शन तुम डिसाइड, मतलब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड करोगे। किसको पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो खुद पे डिपेंड करता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव खुद पे डिपेंड करता है, आंसर में कोई चेंज थोड़ी होगी। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, तुम इसको माइनस लेते, इसको प्लस लेते, तुम्हारे आंसर में माइनस होता, -140 न्यूटन, तो तुम आंसर लास्ट में क्या लिखते? 140 न्यूटन मीटर इनवर्ड्स, इनवर्ड्स या क्लॉकवाइज लिखते, आंसर में चेंज थोड़ी होती। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में तुमने अज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट टॉर्क आ रहा है, जिस डायरेक्शन में तुमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। हाँ, यस, यस, क्लॉकवाइज है मतलब रोटेट कर रहा है ऐसा, बस, तो इसका मतलब जो ये थंब है वो इनवर्ड्स ही जाएगा। आप कुछ भी लिखिए, क्लॉकवाइज लिखिए या इनवर्ड्स लिखिए, वो समझ में आ जाएगा।
इनवर्ड्स, इनवर्ड्स लिखा है क्योंकि ये वाला टॉर्क इनवर्ड्स है ना, मतलब के कैप में लिख दो वैसा। नोट किया इसको, इसमें इतना क्या टाइम लग रहा है। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट कैसे फाइंड करना है टॉर्क, वो समझ ले। तो देखो समझ लो पहले इसको, द टॉर्क अबाउट द टॉर्क ऑफ फोर्स लिखो ऐसे, द टॉर्क ऑफ फोर्स एफ, द टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस कोई भी एक्सिस मान लिया ए बी, ऐसे समझ, एक एक्सिस ले लिया, ये ए बी है ना, कोई भी एक ऐसा बॉडी कंसिडर कर लो, यहाँ पे सपोज फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स एफ, और ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका टॉर्क चाहिए, इस फोर्स का टॉर्क चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओ, इस एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर किया ओ, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इससे इसका डिस्टेंस देख लेंगे आर। तो जो भी इस पॉइंट का टॉर्क आएगा, जो भी इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क आएगा, उस फोर्स का वो कंपोनेंट जो ए बी के अलोंग होगा, वही आएगा अपना टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। इसको समझते हैं, केस 1 केस 2 करके समझेंगे, डायरेक्टली बोलने से इतना नहीं आएगा समझ में। तो यहां से टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट एन एक्सिस ए बी is defined as is defined as the component of torque torque of f component of torque of f about any point o, about any point o on the axis ab, on the axis ab। तो टॉर्क ऑफ ओ क्या होता है, आर क्रॉस एफ। इसको केस बनाकर समझेंगे, ये स्टेटमेंट को केस बनाएंगे, फिर समझेंगे कि क्या है, कैसे किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो the torque of force F about an axis is defined as the component of torque of force F about any point O on the axis AB. Case 1, if F is parallel to AB, if equal नहीं parallel, if F is parallel to AB, अरे ये जो एक्सिस के पैरेलल ए बी या बी एक्सिस जो भी बनाना पैरेलल, if F is parallel to AB, उस केस में क्या होगा, उसको ऐसे समझो, मान लो इसको आप ऐसे समझिए, ये जो पार्ट है ये ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, इस एक्सिस के ऐसा, डोर है ऐसे समझो ना, डोर है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपका जो एक्सिस है यही है ए, ये वाला एक्सिस क्या है ए, ठीक है। अभी इसी एक्सिस के अबाउट क्या है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे इसी एक्सिस के अबाउट पैरेलल फोर्स लग रहा है, फोर्स इसके पैरेलल लग रहा हो, ए भी ऐसा है, तो इस एक्सिस के अबाउट फोर्स कैसा लग रहा हो, ऐसा ऐसा ऐसा। ये बताओ अगर मैं फोर्स इस पे ऐसा लगा दूं, तो क्या ये फोर्स इसको रोटेट करा सकता है क्या, ऐसा फोर्स लगा दो पैरेलल, नहीं ना। इसका मतलब इसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क क्या हो रहा है,
0। तो वही इफ F इज पैरेलल टू AB है ना, देन कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, देन कंपोनेंट ऑफ टॉर्क या R क्रॉस F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अलोंग AB इक्वल्स टू 0। इसको समझने के लिए इसी पार्ट को ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया क्योंकि आपको समझ में आया। देखो यहां से R क्रॉस F जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू F। R क्रॉस F इज परपेंडिकुलर टू F, है ना। तो AB एंड F यहाँ पे क्या है, F इज पैरेलल टू AB। F इज पैरेलल टू AB, इसका मतलब है F अगर पैरेलल AB के है, समझ लेते हैं वही चीज, F अगर पैरेलल AB के है और R क्रॉस F परपेंडिकुलर है F के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R क्रॉस F, हेंस R क्रॉस F इज परपेंडिकुलर टू F की जगह पे AB लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये वाली क्वांटिटी इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाली क्वांटिटी इसके भी परपेंडिकुलर होगी, तो R क्रॉस F इज परपेंडिकुलर टू AB। अब ये बताओ, यही टॉर्क है ना यार, यही क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर टू AB आ रहा है, और अपने को कौन सा टॉर्क लेना था, तो टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस AB, उस एक्सिस पे टॉर्क चाहिए, बट इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसके अलावा कोई टॉर्क ही नहीं आ रहा है, इसीलिए कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस F अलोंग AB वुड बी 0। क्लियर है, फर्स्ट वाला केस समझ में आया। सेकेंड केस 2, if F intersects AB at some point, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा AB, तब क्या टॉर्क आ सकता है क्या, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा मतलब ये फोर्स ऐसा लग रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फोर्स ऐसा लग रहा होगा, ये फोर्स ऐसा लग रहा होगा, तो इसका मतलब तो डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा ना यार, इसका मतलब तो ये अगर एक्सिस AB है, इसका मतलब है ये फोर्स सपोज ऐसा है तो ये फोर्स इससे पास होगा, इसकी मीनिंग तो यही हो गई ना कि ये फोर्स इससे क्या होगा, पास होगा। तो पास होगा, अगर मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये वाला डिस्टेंस R है, तो इस केस में R एंगल बिटवीन R एंड F क्या हो जाएगा, 0। एंगल बिटवीन R एंड F क्या हो जाएगा, 0। तो R क्रॉस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस केस में टॉर्क ही 0 आ रहा है, देन टॉर्क ही क्या आ रहा है, 0। जब टॉर्क 0 आ रहा है तो इसका कंपोनेंट AB के अलोंग क्या होगा, 0 होगा। बात आई समझ में कुछ, the component of force, component of torque along AB equals to 0। नोट कर लीजिए। केस 1 में क्या है, F इज पैरेलल टू AB, पैरेलल है AB, ऐसे समझिए फिर से, ये AB है, ये ऐसा है, ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये बॉडी रोटेट कर रही है किस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये तो मूव नहीं कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं इस बॉडी पे एक फोर्स लगाऊं जो इस एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसा ही फोर्स लगेगा ना इस बॉडी पे, पैरेलल है। तो क्या अगर मैं इस पे ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये फोर्स इसको रोटेट करा सकता है क्या, नहीं रोटेट कराएगा ना यार। इस पे जब ऐसा फोर्स लगेगा या किसी एंगल पे फोर्स लगेगा तब रोटेट करा सकता,
बट ऐसा फोर्स तो इसको रोटेट नहीं कराएगा। बात आ रही है समझ में? इसीलिए इस केस में कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ अलोंग ए बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लीजिए। फिर मान लीजिए ये ऐसा है, ये एक्सिस है, और ये आपका ये एक्सिस है, ये आर है, और यहाँ पे फोर्स इसके पैरेलल ऐसा, ये फोर्स ये पैरेलल लग रहा है, और ये एक्सिस। तो इससे ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फाइंड कर लिया है, ये फोर्स। तो आर को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा है, आर पहले ऐसा था, शिफ्ट कर दिया, आर ऐसा हो गया। ये आर है, ये एफ है। एफ किसके पैरेलल है? एक्सिस के पैरेलल। आर क्रॉस एफ फाइंड करो, आर क्रॉस एफ। तो आर ये है, एफ ये, आर क्रॉस एफ क्या आ रहा है? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस मतलब ए बी के परपेंडिकुलर आएगा टॉर्क, ए बी के परपेंडिकुलर आएगा टॉर्क। बट अपने को टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का मतलब क्या है? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का मतलब क्या है कि टॉर्क कौन सा टॉर्क कंसिडर करेंगे? तो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग ए बी, अलोंग द एक्सिस, उस पे टॉर्क का कंपोनेंट लेना। उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ अलोंग ए बी जीरो हो जाएगा। तो उसमें ये रोटेट ही नहीं करा पाएगा उसको। बात आ रही है समझ में? नोट कर लीजिए इसको। केस टू के डायग्राम में क्या होगा? ऐसा देखो ना, ये जो फोर्स है ये इसी लाइन से पास हो रहा है, इसी एक्सिस के लाइन से पास हो रहा है। तो ओ से अगर ये पास हो रहा है, तो अगर ओ से पास होगा तो इसका ये आर वाला डिस्टेंस तो ऐसा ही लोगे ना यार फिर। तो या तो पैरेलल होगा, या किसी केस में एंटी पैरेलल हो सकता है, तो जीरो या पाई एंगल होगा। तो आर क्रॉस एफ की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो आर क्रॉस एफ अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब टॉर्क जीरो हो गया। टॉर्क जीरो आ रहा है तो उसका कंपोनेंट ए बी के अलॉन्ग आएगा क्या? नहीं आएगा। आई बात समझ में कुछ? नोट कर लीजिए। डन। तुम रहते कहाँ पे हो? इतना स्लो नोट भी करते हो। देखो यहाँ पे, इफ एफ इंटरसेक्ट ए बी एट सम पॉइंट, ये एक्सिस है और ये फोर्स इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट अगर कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इससे अगर आप, टॉर्क होता है क्या? आर क्रॉस एफ। बेसिक डेफिनेशन क्या होता है आर क्रॉस एफ? तो ये बताओ, आर इसी डायरेक्शन में है और एफ बी सी के अलॉन्ग है। तो आर एफ अगर सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब या तो एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री हो सकता है किसी केस में, अगर इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो 0 हो या 180 हो,
तो आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 पे भी 0 और 180 पे भी 0, तो आर क्रॉस एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। केस 3, if f is perpendicular to AB but does not intersect AB, then क्या होगा, मतलब समझो, ये AB ये है, ये AB है, ठीक है, ये क्या है, AB है। अब हाँ 3D है ना, ऑब्वियसली 3D है, 3 है ना, 2D में पॉसिबल थोड़ी, आपको पता है आर एफ और आर क्रॉस एफ ये हमेशा तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब आर जो है वो परपेंडिकुलर टू आर क्रॉस एफ है, एफ भी परपेंडिकुलर टू आर क्रॉस एफ, तो ये तो 3D वाला केस। तो ये ए बी है, ये ए बी है, फोर्स अभी कैसा लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है बट इसको क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं जाएगा, इस एक्सिस से पास नहीं होगा, ऐसा है, परपेंडिकुलर है मतलब ऐसा फोर्स है। आ रही बात समझ में, तो ये लाइन जो है ये ऐसी लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, ये ऐसा है, परपेंडिकुलर है ना, ऐसा ही परपेंडिकुलर बट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये ऐसा है, तो क्रॉस नहीं कर रहा है बट परपेंडिकुलर है, तो ऐसे लाइन को बोलते हैं एस्क्यू लाइंस, मतलब ये कैसा लाइन होगा, एस्क्यू लाइंस। तब इस केस में टॉर्क क्या आएगा, अब देखो खुद से समझो, ये ऐसा है, अभी इस एक्सेस के अबाउट चाहिए अपने को, किस एक्सेस के अबाउट, इसके अबाउट चाहिए, अभी जो फोर्स है ये ऐसा परपेंडिकुलर है, आर ये है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो आर को, है ना, ऐसा थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ऐसा बन गया, सपोज ये ऐसा बन गया, तो आर ये है, ये आर है और ये एफ है, तो आर ऐसा रखा, एफ के टुवर्ड्स कॉल किया, तो देखो देखो जब आर क्रॉस एफ करोगे तो ये इसके पैरेलल आए, एक बार खुद से करो, आर और एफ है, जब आप शिफ्ट करके ऐसे करोगे तो ये इसके पैरेलल आएगा, इसी के पैरेलल आएगा, इसके अलोंग आएगा कंपोनेंट, मतलब नेट टॉर्क। तो यहां से इस केस में क्या आएगा, जैसे अगर आप मान लें कि ये ऐसा है और ये एक्सिस है ना, फोर्स इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऐसा ड्रॉ कर दिया है, 2D दिख रहा है वो, इसलिए मतलब ये एक्सिस ऐसा होगा तो फोर्स ऐसा होगा, ये तो क्या करना है आपको, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेना है इससे, है ना, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे आप, इसका और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये एंगल सपोज थीटा है, कुछ थीटा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो है इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये ऐसा है तो ये इसके ऊपर है ऐसा, तो ये वाला डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर, ये इससे तो मतलब है नहीं, तो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ आर, यही आर है, तो इस केस में जो इसका टॉर्क आएगा, तो टॉर्क जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर है, और ये किसके अलोंग है, यही है अलोंग ए बी, यही किसके अलोंग है, अलोंग ए बी, टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ अलोंग ए बी। तो अगर परपेंडिकुलर होगा और इसको क्रॉस नहीं कर रहा होगा इस एक्सिस को, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आर इंटू एफ। अब ये बताओ, अगर ये सपोज परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे है और क्रॉस नहीं कर रहा है उस एक्सिस को, तो उस केस में क्या करें, ये बात आई समझ में, क्या ये क्लियर है या नहीं है, ये बताओ, नहीं तो फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ ये वाला तो ठीक, उसमें क्या करेंगे, हाँ, देख लो, ये मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है ऐसे, यही ए बी है, ये प्लेन है,
इसी को रोटेट कराना है, इसी को मूव कराना है। तो अभी फोर्स कैसा लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, इस एक्सिस के, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है और इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, कहीं यहां से पास हो रहा होगा, ऐसा है। तो ऐसे लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो इससे पहले कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, ओ से पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, है ना। मान लीजिए ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एफ। तो आर क्रॉस एफ, तो आर ऐसा, मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो आर ऐसा, आर क्रॉस एफ। तो ये थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इस एक्सिस के अलोंग जा रहा है थंब। मतलब यहां पे जो टॉर्क आएगा इस एक्सिस के अलोंग ही आएगा। क्लियर। केस 4, if F and AB are skew lines but not perpendicular to each other। स्क्यू लाइन से बट परपेंडिकुलर भी नहीं है ना। स्क्यू लाइन से मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, देन एफ को रिजॉल्व कर देना है ना। एफ कैन बी रिजॉल्व इनटू, बस बस वही है, बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, है ना। पैरेलल component have zero torque, component have parallel component has zero torque, has zero torque, while perpendicular component has torque about AB, like case 3 है ना, like case 3, नोट कर लीजिए इसको। एसक्यू लाइंस का मतलब ये लाइन ऐसी है और ये लाइन ऐसी, या ये लाइन ऐसी। पहले क्या होता था, एक प्लेन में नहीं है लाइन, एक प्लेन में होता तो इंटरसेक्ट करता है ऐसा 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 ऐसा। अभी ये ऐसा है, अभी ये ऐसे समझो, ये लाइन ऐसी है और ये लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी ना। ये परपेंडिकुलर हो गई, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये ऐसी है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, ये ऐसी, तो भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। तो ऐसे लाइंस को बोलेंगे स्क्यू लाइंस। नोट करके एक दो पॉइंट लिखेंगे, ऑलवेज प्रीफरेबली थोड़ा फास्ट नोट करो, इतना स्लो नोट करोगे तो फिर कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना।
नोट करो, नोट। ऑलवेज प्रेफरेबली टेक द टॉर्क अबाउट center of mass of the body. जरूरी नहीं कि हमेशा लेंगे, बट मैक्सिमम टाइम में यही होगा कि टॉर्क किसके अबाउट लेना है, सेंटर ऑफ मास के। सेकेंड, इफ नॉट select a point, then select a point which is not accelerating, which is not accelerating. If not, then select a point which is not accelerating. अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं ले रहे तो वैसा पॉइंट सेलेक्ट कीजिए जो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, उसके अबाउट टॉर्क लेंगे। नोट करो इसको थोड़ा फास्ट। डन। नहीं रुको, अभी थोड़ा सा और है। पेज नंबर 12, थर्ड पॉइंट। अरे रुको 2-3 मिनट। if the point is accelerating, if the point is accelerating, do not forget to take the torque. Yes, torque due to pseudo force, due to pseudo force which should be introduced, which should be introduced on the center of mass of the body. Okay. आज का लास्ट पार्ट देखो, यहाँ यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसको रोटेशन के केस में रिलेट कर रहा हूँ। यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ से क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल्स टू क्या होता है, dp बाई dt। मास अगर कांस्टेंट है तो m dv बाई dt हो जाता है ना। यहाँ पे m क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसा लिख देते थे। अब इन रोटेशन, इन रोटेशन ये क्या हो जाएगा, F टॉर्क हो जाएगा, और ये d, और ये वाली वैल्यू dp बाई dt तो L हो जाएगा। वो अपन ने अभी नहीं पढ़ा है, तो इससे रिलेट कर लो, है ना। तो m को क्या लिखेंगे, I, ये क्या हो जाएगा, d ओमेगा बाई dt। हाँ, वो L हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एक बार बताया था। ये क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, टॉर्क होता है डी एल बाय डी टी।
dl बाय, है ना। तो यहां से टॉर्क क्या आ जाएगा, आई डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एल्फा, ये भी बताया आपको। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एल्फा, आई, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ये जो टॉर्क जितना पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस होगा। एक और पॉइंट लिख लो, बस नोट कर लो एक और पॉइंट। रिजिड बॉडी, जैसे ये बताओ, अगर एक बॉडी पहले पहले जो पढ़ रहे थे अपन ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो होता था, उस पे नेट फोर्स जीरो होता था। अगर एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो रिजिड बॉडी का मोशन कैसा हो सकता है, रोटेट भी कर सकता है और आगे भी जा सकता है। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो होगा और नेट टॉर्क जीरो होगा। उस पॉइंट को लिख लीजिए अपन। रिजिड बॉडी is said to be in equilibrium if f net equals to 0 and torque t net equals to 0, है ना, about any point of a rigid body, rigid body। नोट कर, आज के लिए इतना ही रहे, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे नोट करने दो। नोट कर लो, नोट कर लो, सेंड कर देता हूँ, नोट्स को सेंड कर देता हूँ, फोटो लेकर सेंड। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अच्छा एक मिनट, नोट करने दो पहले, रुक, एक मिनट नोट करने दो, फिर सेकेंड पॉइंट देखा। डन। अब देख लीजिए, सेकेंड पॉइंट ये था, सेकेंड पॉइंट ये। डन।